हेलो बच्चों। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एक अपना नया टॉपिक, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। नीट में इस चैप्टर का जो वेटेज है बेटा, वो आपको अप्रोक्सीमेट जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बट ये मान के चलिए पेपर में क्वेश्चन इससे बहुत सिंपल पूछता है और टू द पॉइंट आंसर आपको मिल जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनता नहीं है। हाँ, बट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आपको याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। और टॉपिक के अंदर अपन जो है कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की यहाँ पर बातें करने वाले हैं। थोड़ा सा पेन सेट कर लेते हैं। इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। RCH प्रोग्राम आप जानते हो। एक चीज़ इसमें और रहेगी, आपको कुछ डेफिनेशन या फुल फॉर्म्स जो है वो भी आपको याद रखनी रहेगी बेटा। RCH आपका रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको अपन बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। STD STI जिसको अपन बोल देते हैं एडोलेसेंस हेल्थ के बारे में अपन जो बात करते हैं, इन बेसिक चीज़ों को अपन देखेंगे। जो भी अपन नोट्स पढ़ने वाले हैं उसके लिए अगर थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं, तो आज जो भी अपन पढ़ेंगे वो कम्प्लीटली NCERT बेस्ड होगा। दैट मीन्स कि NCERT में वो चीज़ें आपको लिखी हुई बेटा एज इट इज़ मिल जाएगी। चैप्टर आपका हाई वेटेज वाला है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नीट लेवल पे क्वेश्चन अच्छे खासे मिल जाते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बेटा रहने वाला है। ये आपके टॉपिक्स यहाँ पर इसी ऑर्डर में NCERT में आपको देखने को मिलेंगे और आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला टॉपिक। और ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए मेहनत आप कर ही रहे होंगे। अब अपन थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बातें कर लेते हैं कि एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर अपन जो है पढ़ने क्या क्या वाले हैं। देखो बेटा, यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो आप बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो आप बात कर रहे हो, यहाँ पर सबसे पहले अपन देखेंगे कि सबसे पहले तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ। दैट मीन्स कि अपना जो चैप्टर है बेटा, उस चैप्टर के अंदर उस चैप्टर के नेम का, रिप्रोडक्टिव का मीनिंग आप पढ़ चुके होते हो इससे पहले वाले चैप्टर में। अपन ने जो लास्ट लेक्चर में अपन ने बात भी की थी, मैं आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ऐड कर दूंगा इसको, तो वहाँ पर आप देख लोगे। रिप्रोडक्शन अपन ने जहाँ पर पढ़ा था, जहाँ पर अपन ने कुछ बेसिक चीज़ें बात की थी, री प्लस प्रोडक्शन की जैसी कुछ बातें की थी। यस और नो? री मीन्स अपन ने बात की थी अगेन, प्रोडक्शन दैट मीन्स फॉर्मेशन से अपन ने बात की थी बेटा। ऐसी कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, ये अपने को ऑलरेडी पता है, बट उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड हेल्थ का मीनिंग क्या होता है। ठीक है। इस चैप्टर की खास बात आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि अर्ली स्टेज के अंदर, लाइक अपन 1947 की बात कर ले, 90s की बात कर ले, उस दौरान जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड कितनी क्या डिजीज़ आपको देखने को मिल रही थी, एंड देन डिजीज़ कौन कौन सी थी, उसकी वजह से क्या क्या जो है लोगों को डिफ़िकल्टीज़ और हेल्थ रिलेटेड जो भी कॉन्सिक्वेंस होते थे उनको फेस करना होता था, क्या क्या सिम्टम आते थे, किस तरीके से जो है एक तरीके से लीथल होते थे, ये सारे सिम्टम्स अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन लो पॉपुलेशन की बात करेंगे, फिर अपन यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ सुधार करने की देखेंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि पॉपुलेशन वापस से इंक्रीज़ हो चुकी होगी। चैप्टर में अल्टीमेट हम ये देखते रहेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर कि पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी, फिर डिक्लाइन हो रही होगी, एंड देन फिर इंक्रीज़ हो रही होगी। भले ही हम उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ कर रहे हो, भले ही से हम किसके अंदर कोई ना कोई हेल्थ के रिलेटेड डिजीज़ की वजह से लॉस ऑफ ऑर्गेनिज्म अपन कर रहे हो। ठीक है। सीरियस नोट पे थोड़ा सा अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एंड यहाँ पर आपको जैसा कि देखने को मिल रहा होगा, ये थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। बट हाँ, ये मान के चलिए इतना पढ़ने के बाद में आपका NCERT कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। बस आपको NCERT के अंदर कुछ जो लाइंस डायरेक्टली पूछ ली जाती है वो आपको रीडिंग लगाना रहेगा। बाकी आपकी जो कंटेंट है, जो आपके रिलेटिव आपके लिए यूज़फुल है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी बेटा। ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट जल्दी। ये लो भाई, स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स अपन यहाँ पर सबसे पहले चीज़ तो बेटा ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग अपन ने समझ लिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ, ये बातें अपन ने कर ली है। एंड नाउ वी आर स्टार्ट द
रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, अपन ने बात की। रिप्रोडक्शन का मीनिंग अपन ने अगेन दोबारा से कोई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन, एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ द हेल्थ, हेल्थ क्या है। हेल्थ को तुम सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले हेल्थ के लिए क्या क्या थॉट आता है दिमाग में, अगर अपन बात करें तो हेल्थ का बहुत सिंपल मीनिंग अगर हमें पूछा जाए तो हम ये बोल देते हैं कि सर किसी को बीमारी नहीं है, डिजीज़ फ्री ऑर्गेनिज्म है, कोई बीमारी नहीं है, कोई किसी तरीके से उसकी बॉडी में पैथोजन कोई नहीं है, कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं है जिससे हम कुछ अब नॉर्मल सिम्टम नहीं है जिससे अपन ये बोल सके कि डिजीज़ है। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली। इसके बाद में अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग या एनसीईआरटी में इस हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि जो अपन बात समझते हैं कि मीनिंग क्या होता है भाई डिजीज़ फ्री ऑर्गेनिज्म, तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आप केवल इस चीज़ को ये डिफाइन करके नहीं बोल सकते कि जिस पर्सन में कोई भी या जिस पर्सन के कोई भी बॉडी में पैथोजन नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है या कोई ऑर्गेनिज्म डिजीज़ फ्री है, कोई ऑर्गेनिज्म डिजीज़ फ्री है, इस पर्सन को आप हेल्थी पर्सन नहीं बोल सकते हो। तो एनसीईआरटी अपना क्या बोलती है बेटा, इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका ध्यान रखना है। Reproductive health means a total well-being in all aspects to reproduction, that physical, इमोशनल, सोशली एंड बिहेवियरली। ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखने हैं बेटा, फिजिकली, इमोशनली, सोशली और बिहेवियरली। कैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो फिजिकली ठीक होना चाहिए, दैट मीन्स कि उसकी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन या फिर बात करें फिजिकली हैंडीकैप या फिर कुछ भी किसी भी तरीके से अबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जब फिजिकली कोई पर्सन ठीक है दैट मीन्स ब्रेन या फिर बात करें सोशली किस तरीके से वो इमोशनली ठीक है कि नहीं है, वो भी एक पर्सन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो देखते हो या जो सो कॉल्ड तुमने यूनिवर्सिटी पे सुना होगा अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कि पैसा ही खुशी नहीं देता, इस हैप्पीनेस जो है उससे वो नहीं मिलती है। तो वैसी काफ़ी चीज़ें जो है कि इमोशनली भी वो पर्सन जो है ठीक होना चाहिए, सोशली उसके रिलेशंस जो है लोगों के साथ में वो ठीक होने चाहिए, उनमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी टॉक्सिसिटी तुम समझते ही हो। एंड बिहेवियर आई थिंक तुम भी अच्छे से समझोगे कि बिहेवियर का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसका अपना थोड़ा सा लैग चलता रहता है। तो बिहेवियर भी डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। बिहेवियर का तो स्पेशली मैं बोलूँगा कि WHO ने आपको भी मानना ही चाहिए कि अपने अकॉर्डिंग भी बिहेवियर को थोड़ा सा ठीक रखना चाहिए। ये अपने यहाँ पर फर्स्ट इंट्रोडक्शन की बात की, ये आपके बोर्ड के लिए भी एज वेल एज नीट के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है बेटा। तो हमने बात किया सबसे पहले कि अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग, हर तरीके से वो पर्सन ठीक होना चाहिए। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ फिजिकली, इमोशनली एंड सोशल बिहेवियरली। आप इस टॉपिक को सबसे पहली चीज़ स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन में यूज़ कर सकता है कोई भी एग्जामिनर। क्लियर है? आई होप आप चीज़ क्लियर हुई होगी। नहीं हुई तो वापस जाके पढ़ो, बैक कर लो। अभी तो तुम्हारे पास ये सुविधा है कि कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हो कि अगर नहीं कहीं समझ में आ रहा हो तो तुमको बैक करके पढ़ सकते हो वापस से। हाँ जी, बाकी अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है, मतलब सिंपल सी बात, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। प्रॉब्लम कैसे, जैसे कि तुम्हारे हिसाब से बताए कि सर पढ़ा नहीं जाता, बस पढ़ लो सॉल्यूशन हो जाएगा। नंबर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे, तो पढ़ लो। उस तरीके से बहुत सिंपल चीज़ है, जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है। तो स्ट्रेटजीज कुछ मतलब स्ट्रेटजी ऐसी कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम क्या क्या थी एंड जो प्रॉब्लम्स की आप बात कर रहे होंगे, अगर उन्हीं को सुधार कर दो तो वही आपकी एक तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारने की स्ट्रेटजी प्लानिंग बन जाएगी बेटा। इंडिया वाज अमंग्स फर्स्ट कंट्री, इंडिया देश की ऐसी पहली कंट्री है। ऐसे तो हालांकि तुम्हें बहुत समझ में आ रहा होगा, इंडिया ऐसी बहुत सारी चीज़ों में अभी फर्स्ट पे ही चल रही है, भले आप एजुकेशन को ले लो। इंडिया वाज अमंग्स फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान ऑफ अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ सच एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसको अपन FPP के नाम से भी जानते हैं बेटा। ठीक है, ये सवाल मतलब बहुत नॉर्मली NCERT का सबसे पहला और डाटाबेस सवाल बन जाता है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम FPP जिसको अपन बोलते हैं, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1951 के अंदर। कब बेटा? 1951 में। देश आज़ाद होने के बस कुछ ही टाइम बाद में हमने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज ऑफ इंडिया इस काम के लिए जाना भी जाता है अपना। तो फैमिली प्लानिंग जो है
ये प्लान लेके आने के पीछे लॉजिक क्या था, बिकॉज ऑफ उस टाइम पर बता हेल्थ की कंडीशन, या फिर बात करें लोगों का जो मेडिसिन, या फिर अपन बात करें कि लोगों के अंदर मिथ बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और साथ ही साथ मिथ बहुत ज़्यादा होना और मेडिकल फैसिलिटीज़ का बहुत कम होना, दोनों ही अपना साइमल्टेनियसली मतलब दोनों साथ साथ चीज़ें चलती हैं। तो उस तरीके से हैं कि भाई उस टाइम पर मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी थी नहीं, लोग मिथों पे ज़्यादा विश्वास करते थे, और वही कुछ कारण थे कि बहुत सारी हेल्थ के रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड सिम्टम्स लोगों के अंदर देखने को मिलते थे, इतने वेलबींग पर्सन नहीं होते थे। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस करती है अपनी गवर्नमेंट 1951 के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि इसी के दौरान आपने ही 1951 के अंदर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को भी ये प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। ठीक है, क्योंकि बच्चे ही तो फ्यूचर है, ऐसा बोलने में आता है, यस और नो। अब होता है नहीं होता ग्राउंड लेवल पे वो अलग बात है, बट फाइनली अपन बोल सकते हैं अभी कि एजुकेशन मिनिस्टर नहीं आ गए आपके, तो मतलब चिल्ड्रंस के लिए और बच्चों के लिए भी सोचा जाता है अपने देश में। तो अपन बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है ये भी 1951 के आसपास आया, मतलब उसी टाइम पे आया, इसी के साथ में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के साथ ही। तो इनकी दोनों की डेट आपकी 1951 हो जाएगी, बट मोस्ट ऑफ देम आपको एनसीईआरटी के अंदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए ही बोला जाता है। अब जब चाइल्ड केयर हेल्थ प्रोग्राम को लेके आया गया तो उसके अंदर क्या क्या दिक्कत आ रही थी, देखो उसके अंदर दिक्कत कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स थी उनको सुधारना और वही अपनी प्लानिंग बन गई। जैसे कि आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, आई होप आपको मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं लग रहा होगा, क्योंकि चैप्टर ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा अगर बहुत ही ज़्यादा ईजी गोइंग जाके पढ़ोगे ना तो ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, फिर तुम्हारा खाने में बाकी चीज़ों में ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, इसलिए अपन थोड़ा सा स्पीडली देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, वैसे भी तुम 2x पे देखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि तुम नॉर्मली देख पाओगे। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अब मिथ ज़्यादा होना और मेडिकल फैसिलिटीज़ का कम होना, ये आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि जो इन्फेंट जिसका जन्म हुआ है अभी अभी, उसके लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग है, मदर मिल्क जिसको कोलेस्ट्रम के नाम से हम जानते हैं, वो बच्चे के अंदर अपना पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करने का काम करता है एक तरीके से। और नो डाउट वो आपका पैसिव इम्यूनिटी के साथ में नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी आपको देखने को मिलती है। दैट मीन्स कि बॉडी के अंदर हमारी डिफेंस सिस्टम का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉम, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है। तो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में भी जारी होती है इवन, और वो एंटीबॉडी मदर मिल्क से या ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे में कौन सी इम्यूनिटी जाती है ये तो मैंने तुमको बता दिया। अब वो किस टाइप की एंटीबॉडी, क्योंकि 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती है, कौन सी एंटीबॉडी मदर मिल्क से बच्चे में एंटर करती है उसका नाम, और एक और प्रोटीन जिसका नाम तुम सुनते हो स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, वो कौन सी होती है, दोनों कमेंट बॉक्स में आप बताना। देखें आगे अपन बात करते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट अपन कि क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आने लगे कि भाई केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। जो एक मदर है जो बात करे, भले ही वो फीमेल प्रेग्नेंट है उस दौरान, या फिर जब बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद में जो लैक्टेशन एमिनोरिया का टाइम चल रहा है, उस लैक्टेशन के टाइम पर मदर की कंप्लीट केयर की जानी चाहिए। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ डिस्करेजिंग यही है ना, चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। जैसे मेल फीमेल के लिए जो है काफ़ी सारे ऐसे मिथ लोगों के अंदर थे, मिथ तो तुम समझ ही तो, मतलब इस तरीके से मतलब गलत धारणाएं जो लोगों में थी कि भाई क्या बात करें, हमारे तो जो घर में है चिराग होना ही चाहिए, एक घर का चिराग तो होना ही चाहिए, चिरागनियों से काम नहीं चलेगा, ऐसा करके। तो ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन, या फिर कुछ भी ले लो आपकी कहीं पर हमारी बॉडी पे कि भाई इनके तो आँख कैसी है, इनके हाथ ऐसे हैं, तो वही कुछ भी लॉजिक बना दिया। तो ऐसे भी बहुत सारे जो है मिसकंसेप्शन लोगों में हुआ करते थे, कुछ भी धारणाएं जो रखते थे लोग, तो उसको सुधारने की ज़रूरत थी, उनको अवेयर करने की ज़रूरत थी कि ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। रोल ऑफ एनजीओज़ की बात, रोल ऑफ एनजीओ जो बनाए अपन ने, उन्होंने क्या क्या काम किया, उन्होंने देखो उनसे हमने ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया क्रिएटिंग अवेयरनेस, सब यहाँ पर भी अपन ने क्या किया बेटा, एक तरीके से लोगों को अवेयर करने की कोशिश किया, जिसमें ऑडियो और विजुअल, मतलब ऑडियो वाया द रेडियो, विजुअल अब जो भी कलर ब्लाइंड, जो अपना कलर ब्लाइंडनेस कौन सा
ब्लैक एंड वाइट वाले जो टीवी हुआ करते थे, हालांकि तुमने देखा नहीं होगा, बट जो कलर ब्राइटनेस नहीं, अपना कौन सा है ये ब्लैक एंड वाइट वाले जो टीवी होते हैं, तो टीवी के थ्रू, अब उस टाइम यूट्यूब वगैरह तो था नहीं, तो टीवी के थ्रू जो विजुअल्स के थ्रू जो लोगों को अवेयर करने का काम किया गया वो किया गया। रेडियो के द्वारा, ऑडियो, प्रिंट मीडिया, अखबारों के अंदर प्रिंट करके या कुछ मैगजीन्स बनाकर जो है लोगों को इसकी तरह समझाया गया। ये समझाया गया, अवेयर किया गया है। बेनिफिट ऑफ मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, बच्चों को बात करें उनके कोलेस्ट्रॉम से मिलने वाले इम्यून सिस्टम के बारे में मतलब बच्चों को, पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, जैसे कि छोटे बच्चों को 6-7 क्लास के अंदर आजकल जो है सेक्स एजुकेशन जुड़ गई, जिसमें रिप्रोडक्शन जैसे टॉपिक्स को अपन डिस्कस करते हैं, तो इनका ऐड किया गया एजुकेशन के अंदर। बेनिफिट ऑफ स्मॉल फैमिलीज़, लोगों को छोटे फैमिलीज़ के फ़ायदे बताए गए, बिकॉज जबकि गवर्नमेंट ये बताना चाह रही थी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, तो अब आपको बहुत बड़ी फैमिलीज़ का मतलब बैगेज, या फिर बात करें इस तरीके से अपन ये बोल दें कि पहले के टाइम पर होता क्या था कि बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे, और उसमें लॉजिक ये होता था कि क्योंकि कुछ बच्चों की डेथ हो जाती थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपना मेडिकल फैसिलिटीज़, तो लोग जो है बहुत बच्चे पैदा करते थे ताकि कुछ मर भी जाए तो कुछ तो बच जाए, इस तरीके से। बट धीरे धीरे लोगों को ये समझाया गया कि भाई अब जो है आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, तो अब जो है डेथ रेट कम हो जाएगा, इस तरीके से। एजुकेशन हाँ जी, देखो हमने बात की, यहाँ पर अपन सेकंड पॉइंट की बात करें, एजुकेटिंग पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के लिए दैट मीन्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ किया जाना, ये चीज़ों को लोगों को समझाया गया। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वल ऑप्शंस ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, जैसे एजुकेशन के लिए बात कर ले भले से अपन, या फिर बात करें किसी भी तरीके से जो है कोई भी बच्चा आगे चल के कुछ पढ़ने की कुछ कर रहा है, या फिर कुछ अपने जो भी उसके अंदर बात करें कुछ ऐसी हैबिट्स है, या फिर कुछ जैसे खेल के अंदर कुछ करना है उसको, ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए जो है मेल और फीमेल दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी जो भी स्किल हो उसको एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर अवेयरनेस रिगार्डिंग सोशल इवल्स, मतलब अब अवेयरनेस रिगार्डिंग सोशल इवल सच एज सेक्स अब्यूज़ और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। जो भी लोग जैसे रेप वगैरह की बात करते हैं तो इनके रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करना, समझाना लोगों को। हेल्पिंग एडोलेसेंस बाय द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हाइजीन, सेक्स प्रैक्टिस एंड एसटीडीज़ के लिए लोगों को क्या किया गया, यहाँ पर समझाया गया, अवेयर किया गया, और उसी के साथ साथ में उनको जो सॉल्यूशन थे उनके लिए एजुकेट किया गया। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम भी है एंड साथ ही साथ इन्हीं को सुधारना, यही अपना क्या बन जाएगा बेटा आपका एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम्स आपकी क्या हो जाएगी अगर इनको अपन सही कर लेते हैं तो एक तरीके से स्ट्रेटजी हो जाएगी, प्लानिंग हो जाएगी। इसी के साथ साथ में कुछ और चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। थर्ड पॉइंट आपको पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, एनसीईआरटी का टॉपिक आपको मिलेगा। इसमें अपन पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग मतलब पॉपुलेशन के कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना डिक्लाइन हुआ है, वो चीज़ों को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो है वो अपन क्या है, अपनी जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 2% से भी कम, अप्रोक्सीमेट 1.7 के आसपास क्या हुई है, वो आपकी इंक्रीज़ हुई है बेटा। ये 20% या 20 इंडिविजुअल्स जो है 1000 के अंदर पर ईयर जो है इंक्रीज़ हुए। इस तरीके से डाटा आपको देखने को मिल जाता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, एनसीईआरटी में दे रखा है। ईयर यहाँ पर 90s की अगर बात करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी और इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम पर 350 मिलियन के अप्रोक्सीमेट थी। 2000 की बात करें सेंसेशन 2000 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 6 बिलियन टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी एंड अप्रोक्सीमेट किसके आसपास 1 बिलियन के आसपास आपको कितनी अपनी इंडिया की पॉपुलेशन देखने मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक सवाल बनता है कि 3 टाइम्स जो है अपनी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो 90s से लेके 2000 तक इंक्रीज़ हुई है। इंडिया की ये पॉपुलेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस जो है 1947 के अप्रोक्सीमेट ये बता रखी है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। 1947 के आसपास इंडिया की पॉपुलेशन ये थी एंड देन 1000 के अंदर पॉपुलेशन ये देखने को मिली। इसके अलावा
2011 के अंदर बात करें तो 7.2 बिलियन पॉपुलेशन ऑल ओवर वर्ल्ड की रही बेटा, और इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन, ठीक है। और यहाँ से तुमको एक लॉजिक वो समझ में आ रहा होगा कि दुनिया के अंदर हर छठवां सातवां इंसान जो है, 7वें नंबर का इंसान, वो क्या है, इंडियन है। कहीं तो अपन बेटा फर्स्ट पे है, चिंता ना करो। आगे बात समझ। अब बात करते हैं रीजन फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और ये क्या कारण हुआ कि पॉपुलेशन अचानक से वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा आ गई। जो 1947 में पॉपुलेशन अपनी 350 मिलियन थी, वो अगले कुछ दशकों के अंदर ही 1 बिलियन, एंड अगले कुछ ही टाइम में, एक दशक में ही 1.2 बिलियन तक ये पहुंच चुकी। इसका क्या कारण रहा? इस पॉपुलेशन साइज का बढ़ने का कारण हुआ क्या कि उस दौरान सबसे पहली चीज़ तो बहुत सिंपल चीज़, अपन बात करते हैं कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ी। बिकॉज ऑफ 2000 से 2011 की अपन बात करें या 1947 के बाद की बात करें तो जो है वर्ल्ड के इंडिया के अंदर जो है थोड़ी सी मेडिकल फैसिलिटीज़ इन्हांस हो गई। मेडिकल फैसिलिटी इन्हांस हो गई, बट लोग रिप्रोडक्शन के थ्रू जितने भी बच्चे पैदा कर रहे थे वो सेम ही कर रहे थे, क्योंकि नो डाउट इतना जल्दी समझ में आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से अपन बात करें तो एक तो बहुत ही रैपिडली पॉपुलेशन या रिप्रोडक्शन के रेट से बच्चे का जन्म हुआ। दूसरी चीज़, कहीं ज़्यादा इससे ये चीज़ देखने को मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ने की वजह से यहाँ पर बच्चे जिनकी डेथ हो रही थी उनकी डेथ रेट कम हो गई, और जो मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या फिर पार्चुरेशन के टाइम पर जिन मदर्स की डेथ होती थी ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, वो कम हो गई। तो मदर मोर्टिलिटी मतलब मातृ मृत्यु दर जो होती, मदर की डेथ रेट जो होती थी वो कम हो गई, और बच्चे की भी डेथ रेट जो है कम हो गई। तो एक तो आपने को देखने को मिलेगी मदर मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, एंड साथ ही साथ ओवरऑल आप बोल सकते हो कि डेथ रेट घट गई। तो आपकी जो जिस स्पीड से बर्थ रेट चल रही थी वो तो कंटिन्यू है, बट डेथ रेट भी पहले तो जब इक्वली चल रही थी तो वो एक जो है लेवल मेंटेन रहता था। बट हुआ क्या, अचानक से डेथ रेट तो डिक्लाइन होगी, बट आपका जो बर्थ रेट है वो बढ़ गई। अगर मैं बात करूँ, एक ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर एक तरीके से जितने बच्चों का जन्म होता है उसी हिसाब से बच्चों की डेथ भी होती है। बट मैं अगर ये बोल दूं कि मरने वाले बच्चों की संख्या कम हो जाए और ये जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या सेम रहे, तो एंड ऑफ द डे पॉपुलेशन क्या होगी, यहाँ पर बढ़ने वाली है, नो डाउट। ठीक है, ये देखने को मिला। अब जितने ज़्यादा बच्चे होंगे तो धीरे धीरे वो रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे। दैट मीन्स कि एक टाइम के बाद में पॉपुलेशन का इंक्रीज होना बहुत सिंपल चीज़ थी। तो यहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा, डिक्लाइन इन डेथ रेट, रैपिड डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मदर की मोर्टिलिटी रेट जो थी, मरने की दर वो कम हो गई। डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। अब ये ध्यान रखना, यहाँ इंक्रीज डिक्रीज का गेम खेलता है आपके साथ में, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग बढ़े, बाकी डेथ रेट जो है हर के अंदर ध्यान रखना डिक्लाइन हुई है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ इंक्रीज हुई है। ये चीज़ों का ध्यान रखना आप। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं इस पॉइंट के अंदर, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या क्या काम किया कि भाई इस पॉपुलेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, या ग्रोथ रेट को किस तरीके से मैनेज किया जाए। गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए जाने वाले मेजर एक्शंस क्या क्या थे। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, स्मॉल फैमिलीज़ बाय यूजिंग द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, या फिर बात करें मैं ऐसा बोलता हूँ कि मोटिवेट किया लोगों को कि स्मॉल फैमिलीज़ रखे। और उसके लिए एक स्लोगन भी दिया गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉयज़ थे, हम दो हमारे दो का। और इसका एडवर्टाइजमेंट किया गया। एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया का यूज़ किया गया, पोस्टर्स लगाए गए गांव-गांव शहरों में। और अर्बन कपल्स जो शहरों में रहते थे, जहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, वहाँ पर उन्होंने 1 चाइल्ड नॉर्म्स, ये बच्चा एक ही अच्छा वाली जो है एक तरीके से स्लोगन को अपनाया। जनरली गवर्नमेंट ने बोला था कि हम दो हमारे दो, और अर्बन कपल्स ने इसको अडॉप्ट किया कि 1 चाइल्ड नॉर्म्स। इसके अलावा जो लीगल मैरिज की जो एज थी, स्टैट्यूटराइजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज जो थी, वो डिसाइड की गई, जिसके अंदर फीमेल की एज 18 ईयर और मेल की 21 ईयर की गई। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुम्हें पता है कि जो है कपल विद द स्मॉल फैमिली, जो छोटी फैमिली के साथ छोटी फैमिलीज रखते थे, उनको इंसेंटिव भी दिया जाता था। दैट मीन्स कि पुरस्कार के तौर पे पैसा भी दिया जाता था। इस तरीके से आप बात कर सकते हो। ये अपन ने 3 पॉइंट्स की बात की यहाँ पर। एंड देन अपन बात करते हैं बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्शन की। और बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्शन में बात करूँ तो फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रासेप्शन, क्या क्या अपन ने फीचर्स
या कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अपन ने यूज़ किया उनकी बात करेंगे। यूज़ या सबसे पहले अपन यहाँ पर ये जो बातें बता रखी है एनसीईआरटी के अंदर आपको 3rd पेज पे मिल जाएगी, जनरली लास्ट के अंदर। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बर्थ कंट्रोल एंड कॉन्ट्रासेप्शन, फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रासेप्टिव, कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव या एक तरीके से बात करें ये सब कुछ करके पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो उनको कंट्रोल करने के लिए या एक लिमिट लाने के लिए हमने कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बर्थ कंट्रोल मेथड्स को अपनाया, कॉन्ट्रासेप्शन को अपनाया। अब वो जो भी कॉन्ट्रासेप्शन अपन सेलेक्ट कर रहे हैं उनका आइडियली वो होने कैसे चाहिए, तो हमने बोला कि वो यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए, ईजीली कोई भी कपल उसको यूज़ कर सके, ताकि उसके एक तो जो है प्राइवेसी जो है वो मेंटेन हो सके, इसके अलावा ईजीली अवेलेबल हो, इफ़ेक्टिव भी होने चाहिए, रिवर्सिबल, इफेक्टिव का मतलब प्रेगनेंसी को रोक सके इस तरीके से, रिवर्सिबल दोबारा से यूज़ किया जा सके इस तरीके का कुछ हो, और नहीं रिवर्सिबिलिटी का मतलब होगा हाँ ठीक है, एंड नो या लीस्ट साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले, साइड इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए बॉडी के ऊपर। नो इंटरफेरेंस विथ लिबिडो, लिबिडो का मतलब होता है बेटा अपने बात कर लेते हैं सेक्सुअल बिहेवियर की, उसको भी डिस्टर्ब नहीं करें, एक्ट ऑफ कोइटस। इसके अलावा देर आर 2 प्रिंसिपल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, एक नेचुरल और एक आपको आर्टिफिशियल। नेचुरल दैट मीन्स कि जो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उन नेचुरल मेथड्स की अपन ने बात करनी है बेटा, क्लियर है। इसके बाद में हम यहाँ पर अब अपन बात करते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल जो मेथड्स थे, नेचुरल और जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनके अंदर एक बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग फिजिकल मीटिंग ऑफ एग एंड स्पर्म। सबसे पहली चीज़ नेचुरल मेथड में हमने क्या किया कि फिजिकली स्पर्म और ओवा को जो है आपस में मिलने से रोका जाए, ये ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था। अब इसमें किस तरीके से अपन कर सकते हैं, बट इसमें चांस ऑफ फेलियर ज़्यादा देखने को मिलता था। अब बात करते हैं नेचुरली कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। मेथड आपको दे रखे हैं और मोड ऑफ एक्शन आपको दे रखा है, किस तरीके से वो एक्ट करते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक एब्सेंस की बात करते हैं। पीरियोडिक एब्सेंस की बात करें तो दैट मीन्स कि कपल्स एब्सेंस फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज़ फर्टाइल पीरियड। बिकॉज जब अगर 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बेटा, उसके अंदर आपको पता है कि 14th डे ओव्यूलेशन होता है। तो हमने बोला कि कोई भी ओवा जो होता है 48 आवर्स तक सर्वाइव कर सकता है और 72 आवर्स तक स्पर्म सर्वाइव कर सकता है। तो हमने 2-2 दिन, दैट मीन्स इधर 13, 12 और इधर 15 और 16 और एक एक दिन सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया। तो एनसीईआरटी का डाटा आता है 10 to 17 डेज तक क्या करना है, फर्टाइल पीरियड होने का या फर्टिलाइजेशन होने का हाई चांस होता है। तो इस दौरान जो है कॉपुलेशन को अवॉइड करना चाहिए, इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद में सेकंड मेथड जो एनसीईआरटी में दे रखा है विड्रॉल मेथड दे रखा है। विड्रॉल मेथड की अगर मैं बात करूं या कोइटस इंटरप्शन की बात करूं को, तो विड्रॉल मेथड का मतलब होता है इंसेमिनेशन इज अवॉइड एज अ मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द विजाइना जस्ट प्रायर टू इजेकुलेशन। दैट मीन्स बहुत सिंपली अपन ये बात कर सकते हैं कि इंसेमिनेशन का प्रोसेस दैट मीन्स कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यस और नो। यहाँ पर अपन ये बोल रहे हैं कि मेल पार्टनर के द्वारा इजेकुलेशन से जस्ट पहले पेनिस को क्या कर लिया जाए, विड्रॉ कर लिया जाए और आउटसाइड द इजेकुलेशन कर दिया जाए बॉडी का, ताकि स्पर्म कभी भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर नहीं करेगा, तो फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस कम हो गया। देन लैक्टेशन एमेनोरिया की बात करते हैं। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल अप टू 6 months ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग द पार्चुरेशन। देखो लैक्टेशन एमेनोरिया, एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज ऑफ लैक्टेशन, दैट मीन्स कि फीडिंग की वजह से जो है आपको यहाँ पर लैक्टेशन एमेनोरिया देखने को मिल रहा है। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं इसके लिए। देखो होता क्या है बेटा, प्रोलैक्टिन का जो लेवल होता है, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन होने की वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव फीडबैक देता है आपके LH और FSH को, और बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीडबैक LH और FSH आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, FSH की कमी के अंदर ना तो ओव्यूलेशन होगा, या फिर ओव्यूलेशन तो कहाँ होगा, ओव्यूलेशन के लिए तो LH का रिस्पॉन्सिबल होगा, ओव्यूलेशन के लिए तो LH रिस्पॉन्सिबल है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है जिसकी वजह से इनका लेवल कम हो जाता है। FSH की कमी होने की वजह से आपका
फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होगा बेटा, ठीक है। और ओव्यूलेशन रुक जाएगा बिकॉज ऑफ LH की कमी है। तो प्रोलैक्टिन आपका क्या करता है, अल्टीमेट LH और FSH को, इवन आप ये भी ध्यान रख सकते हो GN और RH को क्या देता है, GnR इसका मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को क्या करता है बेटा, नेगेटिव फीडबैक देता है ताकि वो सिक्रीशन ना हो, सिक्रीट ही ना हो। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल मेथड्स के अंदर आपको वेरियस टाइप ऑफ मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देखने को मिलते हैं। बैरियर मेथड, स्पर्मिसाइडल, IUDs, ओरल पिल्स, अब दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा क्लियर। बैरियर मेथड, इस अब वे आर्टिफिशियल का मतलब समझ रहे होंगे, आर्टिफिशियल का मतलब हमने ह्यूमन के द्वारा बनाया गया। बैरियर मेथड, स्पर्मिसाइडल, IUDs, ओरल पिल्स, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, सर्जिकल मेथड्स। क्लियर है। ये टोटल 7 टाइप के मेथड्स NCERT में अपने दे रखे हैं। ये आप यहाँ से थोड़ा सा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने जब पढ़ रहे होंगे तब वो आपने ले ही लिया होगा। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक, सारी चीज़ दिख रही है। ये आपको यहाँ फोटो के पीछे दिख नहीं रहा होगा, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो बेटा, यहाँ से देख लो। क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट अब बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स का, ठीक है। एंड देन इसके बाद में डिजीज़ को अपन अगली क्लास में देखेंगे, अभी केवल अपन यहाँ तक देखेंगे थोड़ी सी चीज़ों को। हाँ जी बेटा, आर्टिफिशियल मेथड की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिफिशियल मेथड के अंदर सबसे पहले अपन यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आर्टिफिशियल में बैरियर मेथड आपको देखने को मिल रहा है, प्रिवेंट ओवम एंड स्पर्म फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। वही आर्टिफिशियल में अपन बैरियर मेथड से क्या करते हैं, फिजिकली मीटिंग को रोकते हैं स्पर्म और ओवा की। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। सेल्फ इंसर्ट ऑफर फ्रॉम प्राइवेसी टू यूज़र को प्राइवेसी प्रोवाइड करती है, इतनी बात का ध्यान रखना है। कॉन्डोम इट्स टाइप, कॉन्डोम्स 2 टाइप के हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल का जिस रीजन को कवर करता है, ये पेनिस को कवर करता है, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम STD। ये STD से प्रोटेक्ट करता है बिकॉज ऑफ इसमें डायरेक्ट ऑर्गन्स कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं। फीमेल के अंदर वजाइना एंड सर्विक्स वाले पार्ट में ऐड ऑन किए जाते हैं, और यहाँ पर ये भी STD को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये यहाँ पर आर्टिफिशियल के अंदर जो बैरियर मेथड है, ये कॉन्ट्रासेप्शन का काम तो कर ही रहा है, और साथ ही साथ STD प्रिवेंशन का काम भी आपका यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो बाय 1 गेट 1 वाला ऑप्शन है। अब मेल का जो कॉन्डोम का जो सबसे फेमस जो कैटेगरी है, उसको जिस नाम से जानते हैं वो निरोध के नाम से जानते हैं। ये अपन यहाँ पर अपन देख लेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है। एक आपको ये STD से भी अपने को प्रिवेंशन प्रोवाइड करवाता है, ये भी आपका टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के अंदर बैरियर मेथड में डायाफ्राम आपको देखने को मिल सकते हैं। डायाफ्राम कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है बेटा, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और सर्वाइकल कैप कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और वॉलेट कप भी आपको इसी तरीके का देखने को, वॉलेट्स भी इस तरीके का देखने को मिलते हैं। ये जनरली सर्विक्स को कवर करता है, ये सर्विक्स वाले पार्ट या वजाइना वाले पार्ट को कवर करता है जनरली। ये सारे के सारे आपको ये देखने मिलते हैं, रीयूजेबल होते हैं। रबर और बैरियर कवर ऑफ द सर्विक्स ऑफ ड्यूरिंग कोइटस यूज़ किए जाते हैं। डू नॉट प्रोटेक्ट STD, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कोई भी आपको प्रोटेक्शन नहीं करता है STD का, बिकॉज इसमें ऑर्गन के कॉन्टेक्ट में ऑर्गन आता है। और ओनली यूज्ड बाय फीमेल, नॉट मेल। क्लियर है यहाँ तक। एंड देन यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलनी चाहिए कि ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं बेटा लेटेक्स के। ठीक है, अभी आगे आ भी जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ, आगे बात करते हैं बेटा। स्पर्मिसाइडल जेलीज, फोम एंड क्रीम की बात करते हैं। स्पर्मिसाइडल का मतलब जो स्पर्म को किल कर दे, ठीक है। फोम और क्रीम आपको देखने मिल सकते हैं। किल द स्पर्म बाय क्रिएटिंग एसिडिक pH
यूज्ड अलोन विथ बैरियर मेथड इंक्रीज द एसिडिटी, मतलब इंक्रीज द एफिशिएंसी। मतलब यहाँ पर ऐसा हो गया कि अगर बैरियर मेथड को और स्पर्मिसाइडल जेली को मिला लिया जाए तो ये फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, ज़्यादा इफ़ेक्टफुल काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसमें नेक्स्ट इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस आईयूडी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, और आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है बेटा। अगर आईयूडीज़ की बात करें तो इंसर्ट बाय डॉक्टर्स, एक्सपर्ट, नर्स। हाँ जी, इंसर्ट बाय डॉक्टर एंड एक्सपर्ट नर्स। आईयूडीज़ को जनरली एक्सपर्ट डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्स इसको लगाती है, बिकॉज ऑफ इसकी जो लोकेशन होती है जहाँ पर इसको लगाया जाता है वो कौन सी लोकेशन होती है, यूट्रस में लगाया जाता है। आईयूडीज़ आर द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको देखने में मिलता है। ये जनरली दो टाइप के देखने को मिलते हैं, नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड आईयूडीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल होता है आपका लिपेज लूप। लिपेज लूप कुछ इस तरीके से आप ध्यान में रखिए कि कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, और वो कुछ इस तरीके से जो है इनकी एंट्री को प्रिवेंट करता है कि यहाँ से स्पर्म जो है आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाए, इनको ही ब्लॉक कर देता है यहाँ से। क्लियर। मेडिकेटेड आईयूडीज़ जिसके अंदर आपको हार्मोन रिलीजिंग देखने को मिल सकती है, और कॉपर कोटिंग आईयूडीज़ आपको देखने को मिल सकती है। हार्मोन के लिए दो एग्जांपल आप ध्यान में रखिए, प्रोजेस्टेरोन LNG-20, एंड मोड ऑफ एक्शन के अंदर आप ध्यान में रखिए यूट्रस को अनसुटेबल बनाता है बेटा। देखो हार्मोन का जो होगा ना, मैक्सिमम जो भी हार्मोन आईयूडीज़ होंगे या हार्मोन में जो इन्फ्लुएंस करेगा हार्मोन को, वो यूट्रस को अनसुटेबल करता है, इम्प्लांटेशन को अनसुटेबल कर सकता है, और सर्विक्स को होस्टाइल बना सकता है स्पर्म के लिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्या बोला कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ जो भी होगी वो प्रोजेस्टेरोल या LNG-20, प्रोजेस्टेड या LNG-20 कुछ भी हो, ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी बॉडी में बाहर से कोई एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन आ रहा है, दैट मीन्स कि यूट्रस के अंदर अनसुटेबिलिटी, इम्प्लांटेशन और सर्विक्स या फिर ओव्यूलेशन को रोक सकता है। ठीक है। कॉपर रिलीजिंग क्या कर रहा है, ये स्पर्म के लिए हॉस्टल बनाता है सर्विक्स को, बट कॉपर रिलीजिंग स्पर्म को किल करने का काम करते हैं। उस किल करने का बात कर ले या फिर अपन ऐसा बोल दें कि उनकी मोटिलिटी को डिक्लाइन करने का काम करता है। कॉपर 7 मल्टीलोड 375 फेगोसाइटिक नेचर बढ़ा देते हैं स्पर्म का यूट्रस के अंदर। कॉपर आयन सप्रेस करते हैं स्पर्म मोटिलिटी, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ये कॉपर्टी कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये कॉपर्टी इस तरीके से होती है। क्लियर है। और यूट्रस में कुछ इस तरीके से आपको आपको लगी हुई देखने को मिल सकती है, इस तरीके से इंसर्ट की जाती है बेटा। क्लियर है। ये साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जो भी है, बाकी नोट्स आपके पास होंगे ही। अब अपन बात करते हैं ओरल पिल्स OCP की। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की अगर मैं बात करूँ, टैबलेट्स की बात करूँ बेटा, तो ये आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, जो नॉन स्टेरॉयड हो सकती है और स्टेरॉयडल हो सकती है। नॉन स्टेरॉयडल के अंदर एग्जांपल आपको सहेली देखने को मिलती है, और स्टेरॉयडल के अंदर आपको माला D जैसी देखने को मिल जाएगी आपके स्टेरॉयडल पिल्स। ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, या तो देखो हमेशा या तो स्टेरॉयडल के अंदर या तो प्रोजेस्टेरोन दिया जाएगा या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, ओनली प्रोजेस्टेरोन या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन अलोन या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दिया जाएगा। अब मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, सहेली जो नॉन स्टेरॉयडल होती है वो क्या करती है, इम्प्लांटेशन को इंटरफेरेंस करती है, इम्प्लांटेशन को रोकती है, जबकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या करता है, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन और सर्विक्स की जो बात करें क्वालिटी होती है उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसको रिटार्ड करते हैं, उसमें एंट्री के स्पर्म को रिटार्ड करते हैं कि स्पर्म की एंट्री ही नहीं हो। ठीक है, ये ध्यान रखें।
ये इम्प्लांटेशन को रोकता है एंड देन ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन और सर्विक्स को होस्टाइल बनाता है कि स्पर्म एंट्री ही ना करे। इसके अलावा डोजेज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। डोज नॉन स्टेरॉइडल सहेली जो पिल है बेटा वो 7 दिन में 7 डेज़ पे ली जाती है, 1 से वीक होती है। और ये जो होती है ये पिल्स हैव बीन टेकन इन द डेली पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग परफेक्टली विद इन द 5 डेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। दैट मीन्स कि जो ब्लीडिंग वाले 5 डेज है उस टाइम पर इसको रोकना है, बाकी आप हर दिन इसको क्या होती है पेशेंट को या फिर कोई भी जो पर्सन इसको इनटेक कर रहा है उसको लेनी होती है। तो इनमें सब में देखो कमी क्या है, कमी जैसे अपन ने यहाँ पर बात की तो यहाँ पर हो सकता है कि बैरियर रप्चर हो जाए, डायफ्राम में भी हो सकता है रप्चर हो जाए, स्पर्मेटिसाइड हो सकता है कोई स्पर्म एंटर होकर चला जाए। आईओडीज़ के अंदर अपन बात करते हैं कि ये जो लिपेज लूप और कोपर्टी की बात कर रहे हैं, अगर फेगोसाइटोसिस नहीं हुआ तो फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। हालांकि ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेबल और ज़्यादातर यूज़ की जाने वाली आपकी आईओडीज़ देखने को मिलती है और सबसे इंडिया में यही ज़्यादा की जाती है, बट चांस तो होता है फेलियर का। हम धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवनेस के अपन तरफ चल रहे हैं। अब ओसीपी के अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर एक तो लंबे टाइम तक अगर कंटिन्यूस ऐसी चीज़ें रही तो एक तो यूट्रस की और जो लाइनिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट कुछ देखने को मिल जाएंगे कि 7 दिन डेली ये आपकी जो स्टेरॉइडल है तो डेली नहीं पड़ती है, नॉन स्टेरॉइडल 7 दिन पे ली जाती है, पर हो सकता है कि बाई चांस अगर भूल जाए तो फिर ये बॉडी के अंदर इफेक्ट ला सकते हैं, इसका ध्यान रखना। इसके बाद में बात कर सकते हैं इफेक्टिवनेस की। हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू विद इन द वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट तो सबके रहेंगे, देखो जो जितना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा उसका साइड इफेक्ट रहेगा। जैसे आर्टिफिशियल जो थे उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं थे, जो आर्टिफिशियल मेथड थे उनके आर्टिफिशियल नेचुरल के कोई साइड इफेक्ट नहीं थे, बट साइड इफेक्ट नहीं थे तो कोई उसका बात करें इफ़ेक्टिवनेस भी नहीं थी, उसकी कोई इफ़ेक्टिवनेस भी नहीं थी। अगर मैं बात करूँ पिल्स आर वेरी इफ़ेक्टिव विथ लेसर साइड इफ़ेक्ट एंड वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स, ये मतलब फीमेल के द्वारा ज़्यादा जनरली यूज़ की जाती है, ये भी ऐसा है। और सहेली जो है बेटा वो डेवलप CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या बोला, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, जहाँ पर सहेली को बनाया गया था। इंडिया की बनाई हुई जो है वो आपको क्या देखने मिलती है, नॉन स्टेरॉइडल पिल देखने को मिल जाती है। इम्प्लांट की बात करूँ तो इम्प्लांट में आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ इस तरीके से। ये आपको नंबर में 1 2 3 4 5 और 6 कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी, जिनके अंदर वही या तो ओनली प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन क्या हुआ था, भरा हुआ होता है। स्किन के मतलब एब्डोमिनल वाला पार्ट जो होता है, स्किन के शोल्डर वाले पार्ट में जनरली इसको इम्प्लांट किया जाता है। स्किन के अंदर सबडर्मल लेयर जो होता है उसमें इसको अब इम्प्लांट किया जाता है, ताकि थोड़ा थोड़ा ब्लड के डिफ्यूजन के साथ साथ में क्या हो सके, आपका प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन रिलीज हो ब्लड के अंदर। बात करें अपन कंटिन्यूस प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का लेवल बना रहे, ताकि ओव्यूलेशन या फिर बात करें यूट्रस को एक गलत साइन मिलते रहें, ताकि यूट्रस हमेशा इस तरीके से रहे कि कोई भी फर्टिलाइजेशन को या फिर बात करें कोई जाइगोट को वो ही नहीं कर सके। बट अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं ऐसा नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन अगर हाई रहेगा तो आपका LHFS कम रहेगा ना, तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर, लगभग 5 ईयर का इसका इफेक्टिवनेस देखने को मिल जाता है। कॉन्ट्रासेप्शन प्रोजेस्टेरोन अलोन वही चीज़। मोड ऑफ एक्शन के लिए ये ओव्यूलेशन को रोकता है और इम्प्लांटेशन को रोकता है बेटा। यूट्रस को भी तो लाइनिंग बना के रखेगा ना अगर प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन है तो, बट साथ ही साथ नेगेटिव फीडबैक LHFS को भी देगा तो ओव्यूलेशन भी रुकेगा। बट साथ ही साथ ये एक और काम करेगा जो हार्मोन करता है कि आपका जो सर्विक्स का एंट्री है वहाँ पर भी स्पर्म के एंट्री को प्रिवेंट करता है या फिर थोड़ा रिटार्ड करता है, उसको कमी करता है। इंजेक्शन यूजुअली शेयर सिमिलर MOA, मोड ऑफ एक्शन इज़ द कंजप्शन, मतलब जितने भी इंजेक्शन ले लो कुछ भी ले लो ये सारे के सारे सेम ही मोड ऑफ एक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि इम्प्लांट जो होता है एक लंबे टाइम तक होता है, इफ़ेक्टिव होता है, बट इसके अंदर बहुत बार क्या देखने को मिलता है, बहुत बार ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है बॉडी में काफ़ी सारे ऐसे सिम्टम आ जाते हैं लॉन्ग टाइम तक, 5 साल तक कंटिन्यू बॉडी को एक फॉल्स स्टिमुलेशन जाने की वजह से कि हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में प्रेगनेंसी कंसीव ही ना कर सके फीमेल। इसके अलावा कुछ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देखने को मिल जाती है, जिसमें भी केवल प्रोजेस्टेरोन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन ये दी जाती है।
इसका करेक्टर ये होता है कि ये 72 आवर्स दैट मीन्स कि 3 डेज़ के अंदर लेनी होती है पेशेंट को। प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन रिजल्टिंग इन द रेप एंड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के केस में इसको लिया जाता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है बेटा। एनसीईआरटी में तुमको एज इट इज लाइनें मिल जाएगी जब एनसीईआरटी तुम पढ़ोगे तो। सर्जिकल एंड स्टेरिलाइजेशन ये सबसे बेस्ट और साथ ही साथ इफ़ेक्टिव मेथड आपको देखने मिलता है। पुअर रिवर्सिबिलिटी देखने मिलती है, हाईली इफेक्टिव होता है ये। पुअर रिवर्सिबिलिटी का मतलब दोबारा से आप इसको बात करें कि गेन नहीं कर सकते सेम। मोड ऑफ एक्शन ब्लॉक ऑफ गैमेट ट्रांसफ़र। ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी की बात कर लेते हैं। ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल, वेसेक्टोमी इन मेल। वेसेक्टोमी का मतलब वास डेफरेंस को कट लगाना, ट्यूबेक्टोमी मतलब फेलोपियन ट्यूब को कट लगाना। तो ट्यूब को कट लगाना ट्यूबेक्टोमी, वास डेफरेंस को कट करना वेसेक्टोमी कहलाता है। क्लियर है। स्मॉल इंसिजर ऑन द स्क्रोटम, ये आपका सवाल देखने को मिल जाता है। और ये एब्डोमिनल पे कट लगाया जाता है यहाँ थ्रू द वेजाइना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लास्ट होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP। इसके अलावा क्या बच रहा है, एमिनोसेंटेसिस, और ये अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे। अभी एक अपन लास्ट टॉपिक ये देख लेते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, जिसका शॉर्ट में नाम अपन MTP के नाम से भी जानते हैं बेटा। अब देखो MTP क्या है। MTP इंटरनेशनल ऑफ वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। सिंपल सी चीज़ कि इंटेंशनली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, इसको क्या बोलते हैं, MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ये लीगलाइज की गई इन 1971 के अंदर इंडिया के अंदर। इसके अलावा कैन MTP भी परफॉर्म्ड, MTP करवाने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। हो सकता है अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप या फेलियर कॉन्ट्रासेप्शन, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के केस में MTP करवाई जा सकती है। इफ़ कंटिन्यूड ऑफ प्रेगनेंसी, और अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करे और वो बच्चे के लिए और मदर के लिए दोनों के लिए क्या हो, हार्मफुल हो, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, MTP परफॉर्म करवा सकते हो। परमिशन ऑफ हाउ मैनी मेडिकल प्रैक्टिशनर इज़ नीडेड फॉर MTP डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन ऑफ गेस्ट्रेशन। बहुत सारे लोग जो है जनरली इनकी नीड होती है, और मतलब बहुत सारे लोगों को नीड है, बट उस केस में ऐसा है कि ये जो चीज़ें या फिर ये जो भी कंडीशन हम रख रहे हैं इसको क्लेरिफाई करने के लिए, कौन सी वाली, ये वाली जो रीजन्स है कि मदर और फीटस के बच्चे, मतलब मदर और फीटस का हेल्थ को कोई कंसर्न हो, उस केस में MTP की जाती है। बट उसके लिए मिनिमम से मिनिमम अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर प्रेगनेंसी MTP हो रही है तो एक सिंगल डॉक्टर का उसके अंदर रिटर्न में जो है कंसर्न मांगा जाता है, और अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में हो रही हो तो 2 डॉक्टर, ठीक है, मोर देन 12 बट लेस देन 24 वीक, 2 डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब जनरली प्रेगनेंसी जो होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो है बात करें एक नॉर्मल कंडीशन में और हार्मफुल नहीं होती उतनी, बट सेकंड के अंदर हार्मफुल हो जाती है। हार्मफुल इन द सेंस की रिस्की होती है फीमेल के लिए, एंड थर्ड सबसे रिस्की पीरियड आपको देखने को मिल जाता है। इंटेंशनली बिहाइंड MTP अमेंडेड, मतलब अमेंडेड में निकालो जो संशोधन किया गया एक 2017 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ लीगल अबॉर्शन, जो इलीगल अबॉर्शंस थे उनको, लीगल अबॉर्शंस को रिड्यूस किया गया, क्योंकि लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करके जो है फीमेल फिटिसाइड का केस बढ़ गया थी इस वजह से। डिक्रीज कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोटिलिटी एंड मोबिलिटी। MTP आर सेफ अप टू 12 वीक्स। 12 वीक्स का मतलब क्या हो गया आपका 3 मंथ्स, बट रिस्कर देन सेकंड ट्राइमेस्टर येट भी बोथ आर लीगल। दोनों लीगल है, क्योंकि कागज़ कार्रवाई वगैरह टाइम लग जाता है इन चीज़ों में, क्योंकि इसके लिए पार्लियामेंट अपना जो क्या बात करते हैं इसका जज के द्वारा जो है कोर्ट के द्वारा ये ऑथराइज़ किया जाता है, परमिशन दी जाती है जनरली, तो उस प्रोसेस के अंदर टाइम लग जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में किया जाता है, बट सेफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर को माना जाता है, रिस्की माना जाता है सेकंड ट्राइमेस्टर, दोनों ही लीगल है। एमनियोसेंटेसिस एंड MTP हैव बीन मिसयूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फीमेल फिटिसाइड। ये इंडिया के अंदर ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है फीमेल फिटिसाइड के केस में, इसलिए इसको इलीगल माना गया और कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस इसके लिए लिए गए हैं बेटा। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये आप यहाँ से इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले ये ले लीजिए, फिर यहाँ का आपको दोबारा आ जाएगा। हो गया।
इन दिन अबाव ये ले लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको थोड़ा बहुत टॉपिक बच रहा है, वो अपन अगले लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे बेटा, ठीक है। तो अभी जो है अपन इस चीज़ को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और अगला टॉपिक जो है अपन बहुत जल्दी मिलेंगे, उसमें करेंगे।